जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज से एनसीईआरटी के बुक को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सीटेट एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चैप्टर वाइज से देख रहे हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों का चैप्टर है प्रारंभिक समाज। चैप्टर नंबर 5 है प्रारंभिक समाज। तो इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है कि प्राचीन काल में मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना तथा शाहाबाद जिले में मगध साम्राज्य विस्तृत था। इसकी राजधानी राजगृह थी। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा किया गया था। यह साम्राज्य तत्कालीन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। तो मगध जो कि 16 महाजनपद थे उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि क्योंकि इसमें जो शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। इसीलिए ज्यादातर जो मगध जनपदों थी उसमें जो कि किलाबंदी करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसीलिए प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक थे दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार मगध के पहले शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने थे। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश के संस्थापक थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार जो कि अंग राज को मगध में मिलाया और बिंबिसार की मृत्यु के कारण उसका अपना पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले अभिकथन ए दिया गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो अभिकथन ए में इसका क्या है? सही है। अभिकथन ए इसका सही है। और फिर उसके बाद कारण आर में कहा जा रहा है कि सही तरीकों से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं को रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी। तो कारण आर भी सही है और अभिकथन ए भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्राचीन भारत में जनपद धीरे धीरे शक्तिशाली होकर महाजनपद का स्वरूप ग्रहण कर लिया।
इन्होंने सही तरीके से किलेबंदी करनी पड़ी। बड़ी सेनाओं को गठन किया गया, आसपास के क्षेत्रों को विजित किया गया और सेनाओं को रखरखाव के लिए एक कर प्रणाली की व्यवस्था भी लागू की गई थी। नवीन प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में ये सही नहीं है महाजनपदों के नियमित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें जो ज्यादातर फसलों पर कर का उपज 1/2 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये जो कि इसमें क्या है सही नहीं है। इसमें क्या होता था 1/6 होता था, 1/6 कर वसूला जाता था। इसमें आधा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाजनपदों के पास विशाल किले थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए इन्होंने कर्मचारियों का भी आवश्यक होता था। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। इसमें फसल पर कर 1/6 लिया जाता था। फसल पर जो कर होता था 1/6 भाग लिया जाता था और कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के ऊपर में कर देना पड़ता था और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था तथा आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि महाजनपदों के राजाओं यानी शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कर का स्रोत था नियमित रूप से। तो इसमें दिया गया है फसलों पर कर, जो कि सही है, फसल पर कर दिया जाता था। शिल्पकारों पर कर लिया जाता था, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है व्यापारियों पर कर लिया जाता था, ये भी सही है। और तीर्थयात्रियों पर कर लिया जाता था, ये गलत है। तो तीर्थयात्रियों पर कर नहीं लिया जाता था, जबकि फसलों पर, शिल्पकारियों पर और व्यापारियों पर, इन तीनों पर कर लिया जाता था महाजनपद के काल में। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। ये 2023 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे, जो कि इसमें फसलों पर कर लगाए गए थे, शिल्पकारों पर, व्यापारियों पर कर लगाए गए थे, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। फिर उसके बाद आता है आखेटक तथा संग्राहक को जंगल से वस्तुएं प्राप्त होती थी, उन्हें देना पड़ता था। तो इस प्रकार महाजनपद में तीर्थ यात्रियों पर कर का कोई भी प्रावधान नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है वक्तव्य ए में कहा जा रहा है कि महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। तो पहला वक्तव्य क्या है इसका, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये इसमें दिया गया केवल किसानों से। तो ये जो कि केवल किसानों से नहीं, और भी तरीके से ये किसानों से कर वसूला करते थे, व्यापारियों से भी वसूला करते थे, शिल्पकारों से भी वसूला करते थे। तो इसमें केवल किसान दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत है। वक्तव्य बी में कहा जा रहा है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। तो ये क्या है, ये सही है। वक्तव्य बी इसका सही है, जबकि वक्तव्य ए इसका क्या है, गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए इसमें गलत है लेकिन बी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाजनपद जो कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के शासक किसान, व्यापारी,
शिल्पकारियों से नियमित रूप से कर वसूला करते थे। बढ़ते व्यापार वाणिज्य ने कृषि पे अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे नगरीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। चंपा, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी आदि बड़े नगरों का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कि ABC कथन को पढ़ें और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए दिया गया है, कथन बी दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 200 सालों से के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। तो 200 सालों से मगध जो था वह सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बना था। तो कथन ए में कहा जा रहा है कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, ये जो कि सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, तो ये भी सही है। इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं, तो ये भी इसमें सही है। तो महाजनपद के लिए यानी कि महाजनपद में जो 16 महाजनपदों में से एक मगध था, उसके लिए ये जो तीनों कथन कहा जा रहा है, ये तीनों कथन सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ABC इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लगभग 200 सालों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, क्योंकि गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियां मगध जनपद प्रवाहित होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इसके अतिरिक्त इस जनपद में लौह अयस्क की खदानें भी होती थी, जो यंत्र और उत्तम कोटि के हाथियों के निर्माण के लिए कच्चे माल का उपलब्ध कराती थी। फिर उसके बाद 16 मगध जो कि 16 महाजनपदों से में एक था, आधुनिक पटना और गया जिले के अंतर्गत आता था। राजगृह जो कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना राजधानी बना। सोन नदी अमरकंटक से निकल करके पटना में गंगा नदी के दाहिने में मिलती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाजनपदों में मिलने वाली वलय कूप का उपयोग होता था। तो वलय कूप का उपयोग होता था, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था दोस्तों कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। कपड़े धोने में ये गलत है, सिंचाई में ये भी गलत है। तो कूड़ेदान के लिए के रूप में और नाली के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी और डी इसका राइट आंसर होगा। सी और डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में होता था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार में 16 महाजनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने इसे भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में 4 राज्य अत्यधिक शक्तिशाली काशी, कोसल, मगध, वज्जी, जो कि ये तमिल ग्रंथ शिल्पदिकारम में 3 महाजनपद वत्स्य, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र और 2 वज्जी और मल्ल, ये जो कि जो 2 थे क्या थे, ये गणतंत्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पूछा जा सकता है कि 2 गणतंत्र राज्य कौन थे मगध में। तो ये वज्जी और मल्ल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। तो नियमित कर इसमें नहीं है। तो फसल पर कर लिया जाता था, शिल्पकार पर लिया जाता था, चरवाहों पर लिया जाता था, परिवार पर कर नहीं लगाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि परिवार पर कर महाजनपद के शासकों द्वारा वसूला किया जाने वाला नियमित कर नहीं था। महाजनपद काल में कर व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित की गई थी। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था। उपज का 6ठा भाग के रूप में लिया जाता था। कर संग्रह करने वाले अधिकारियों में सबसे प्रधान ग्राम भोजक होता था।
बौद्ध साहित्य जो कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कर देने वाले का आधार बढ़ा और शिल्पी और व्यापारी नए करदाता हो गए। महाजनपद काल आते आते चरवाहों पर नियमित रूप से कर लिया जाने लगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है नए विचार। चैप्टर नंबर 6 है नए विचार। तो नए विचार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।